केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का पोस्टमार्टम किया डॉक्टर ओम शंकर ने। एक व्यक्ति है जो 2014 में जिसकी कुल संपत्ति 10 से 12 हज़ार करोड़ हुआ करती थी, वो 2019 तक भी उनकी संपदा बहुत ज़्यादा नहीं थी। मात्र पिछले 3 साल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लगभग दूसरे सबसे अमीर। हो सकता है कि पहले भी बन जाए जिस गति से। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग के हेड प्रोफेसर ओम शंकर अपने क्रांतिकारी विचार के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। वो बीएचयू कैंपस में राइट टू हेल्थ को सरकार से दिलाने के लिए बराबर मूवमेंट चलाते रहते हैं। डॉक्टर ओम शंकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को निशाना बनाते रहे हैं। वो कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है। सरकार इन्हीं पूंजीपतियों को धीरे धीरे सरकारी संपत्तियां भी बेच रही है। ये सरकार खुले तौर पर पूंजीवाद की नीतियों पर चल रही है, जिससे देश के कुछ लोग धनवान बन रहे हैं और देशवासी गरीबी की तरफ ढकेले जा रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर से प्रेस 9 न्यूज़ के संपादक आबिद नकवी ने बात की। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए कि आपका एक बड़ा मूवमेंट है राइट टू हेल्थ जी, तो ये क्या है और किस तरह से जो है इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए क्या है कि अगर किसी भी देश, किसी भी समाज या दुनिया के पूरे इंसान को अगर विकसित करना है तो उसमें 3 अहम आयाम हैं, और उन 3 अहम आयामों में सबसे मजबूत और पहला आयाम है स्वास्थ्य, दूसरा आयाम है शिक्षा, और तीसरा आयाम जो है वो है रोज़गार। अगर आप देखेंगे कि समाज, कोई भी समाज जो है विचारधाराओं के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक समाज को वर्टिकल डेवलपमेंट कराने में विश्वास करता है, और दूसरी तरह की विचारधाराएं हैं जो हॉरिजॉन्टल विकास की बात करता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अर्थ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा या ऐसी पॉलिसीज़ जिससे कुछ लोगों का विकास हो और ज़्यादातर लोग गरीब, प्रताड़ित, शोषित समाज में हों, जिसको हम अगर सीधे तौर पे कहें तो ये कैपिटलिस्टिक मॉडल है, और उसकी थ्योरी जो है वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आश्रित है कि समाज में कुछ आदमी गरीब होगा और ज़्यादातर गरीब होगा, और कुछ अमीर होंगे, उसी से विकास गरीबों तक पहुंचेगी, जो पूरी दुनिया में ये मॉडल फेल हो चुकी है। इसीलिए इसके रेक्टिफाइड मॉडल लोगों ने बाद में एक्वायर किए। एक दूसरा जो मॉडल है वो मॉडल, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मॉडल। हॉरिजॉन्टल मॉडल का ये अर्थ है कि समाज में ज़्यादातर लोग विकसित होंगे, उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, उसके सामाजिक आर्थिक कुछ जो है वेरिएशन होंगे। वेरिएशन तो किसी भी डाइवर्सिटी जो है, किसी भी समाज और सोसाइटी की मूल आत्मा है, प्रकृति की मूल आत्मा है डाइवर्सिटी। तो प्राकृतिक तौर पर अगर कोई मॉडल किसी समाज में है तो यही होना चाहिए कि समाज का ज़्यादातर लोग समृद्ध हों, और समृद्धि के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है 3 आयाम हैं। अब दूसरा जो मॉडल मैंने बताया जो कि हॉरिजॉन्टल है, उसको सोशलिस्टिक मॉडल कहते हैं, यानी कैपिटलिस्टिक मॉडल और सोशलिस्टिक मॉडल। सोशलिस्टिक मॉडल में भी अलग अलग तरह के सोशलिज्म हैं, एक्सट्रीम ऑफ सोशलिज्म से लेकर मिड पाथ जिसको आप कहते हैं, उस तरह के सोशलिज्म है, डिफरेंट डिग्रीज है। इसी तरह अगर किसी समाज को, जैसे किसी व्यक्ति को अगर आपको टेस्ट करना है कि उसको बुखार है या नहीं है, तो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसके लिए। उसी तरह किसी समाज का विकास कितना स्वस्थ है, कितना हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ज़्यादातर लोगों में कितनी समृद्धि है,
या कम लोगों में समृद्धि है, इसको अगर आपको नापना है तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया है वैज्ञानिकों ने। उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, जो समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के विकास को नापता है, जैसे थर्मामीटर बुखार को नापता है। आज अगर हम अपने देश के अगर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में देखेंगे तो हम लोग पीछे से टॉप करते हैं उसमें, और कुछ समाज है जो आगे से टॉप में है। उनके और हमारे बीच में जो है, अगर भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो ऐतिहासिक तौर पर ही हमारा जो भारतवर्ष है, पहले जातीय व्यवस्था थी। डोमिनेंट जो यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, एक तरह के लोग थे जो बाद में चलकर अलग अलग धर्म और संप्रदायों में बट गए। और उस सोसाइटी के अंदर एक हायरार्कियल सिस्टम था, यानी कि सोसाइटी वर्टिकल थी। कुछ लोग जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर थे और ज़्यादातर लोग जो थे वो वर्ण व्यवस्था में नीचे थे। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या जो है, ऐतिहासिक तौर पर इस तरह की जो गैर बराबरी का मॉडल रहा है, जहाँ कि कोई जन्म से ही ऊपर होता है, ऊपर होता था, आज भी हो रहा है, और कोई जन्म से ही, चाहे वो कितना विद्वान क्यों ना हो, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान भी अगर निम्न क्लास में पैदा लेते हैं तो वो सारी, चाहे आप बुद्धिमान, विद्वान या धनवान कुछ भी बन जाए, आपको वो सामाजिक प्रतिष्ठा जो है हासिल नहीं हो पाती है। भले ही आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी भी हो, आप कितने बड़े विद्वान बन जाए, लेकिन सोशल रिकॉग्निशन जो इक्वालिटी का सिद्धांत है वो उसमें लागू नहीं था। तो भारतीय पहले जो संरचना है, सामाजिक संरचना में, ये पहले के ही बहुत बड़े मतलब दोष थे। जब भी कोई नया मॉडल भारत को बदलने के लिए बनना चाहिए था, तो वो मॉडल तैयार होना चाहिए जो कि विकास की हॉरिजॉन्टलिटी को, यानी कि ज़्यादातर लोगों के विकास की बात करे। ऐसा ही एक मॉडल सोचकर लोगों ने गलत तरीके से उसको फिर से भारतवर्ष में लाया। आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुए तो संविधान में नैतिक रूप से कोशिश की गई कि गैर बराबरी वाले मॉडल को हटाकर बराबरी मॉडल को लागू किया जाए इस समाज के अंदर। लेकिन जैसे जैसे ये गैर बराबरी को ख़त्म करने वाला मॉडल अपनी इफ़ेक्टिवनेस दिखाने लगी एक दो जनरेशन्स के बाद, तो समाज का वो वर्ग जो पहले से इस समाज को गैर बराबरी वाला मॉडल के रूप में चाहता है स्थापित करना, वो लोग मुखर हो गए। उन्होंने संविधान को ख़त्म करने और गैर बराबरी का पुनः मॉडल स्थापित करने के लिए एक नया दूसरे तरह का मॉडल लॉन्च किया, जिसको कि डेवलपमेंट वर्टिकल डेवलपमेंट मॉडल, यानी कि कैपिटलिस्टिक मॉडल कहते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय सोशलिस्टिक मॉडल, समाजवादी मॉडल लाया गया, जिससे समाज के ज़्यादातर लोगों में जो भेदभाव, गैर बराबरी ये सब था, ख़त्म होकर एक मानववादी समाज, मजबूत समाज का निर्माण हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी कोशिश की, लेकिन बाद में फिर ये जो जब इस समाज के अपर वर्ग के को लगा कि उनका डोमिनेंस खतरे में है, सच में अब जो निम्न वर्ग के लोग भी हैं उनको भी जब पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है, तो हमारे समान विद्वता के वो विकसित हो रहे हैं, तो मानसिक जो गैर बराबरी थी उनके दिमाग के अंदर, वो तब भी थी, आज़ादी के बाद भी थी, और आज पुनः वो दूसरे रूप में 90 के दशक में आकर हिलोरे मारने लगी। और ये खास तब हुआ जब देखें कि बैकवर्ड कास्ट, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट कास्ट है इस भारतवर्ष का, लगभग 60% जिसकी आबादी होगी, उसकी आबादी के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए
मंडल कमीशन आयोग की कुछ सिफारिशें लागू कर दी गई और उस वर्ग को फिर से लगने लगा कि यहाँ तो हमारे जो सुपेरिटी जो है, बाय बर्थ सुपेरिटी ऑफ इनकैपेबल्स, उनको अपने एग्जिस्टेंस पर खतरा लगने लगा। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर 2 मॉडल एक साथ लॉन्च किए गए। एक था मॉडल ऑफ हेट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर नफ़रत का सिद्धांत, जिसके लिए कि भारतवर्ष में वो रथ यात्राएँ शुरू हो गई। और ठीक उसी समय लगभग समानांतर मॉडल, कैपिटलिस्टिक मॉडल भारतवर्ष में, जो कि सोशलिस्टिक समाज है संवैधानिक तौर पर, वहाँ एक कैपिटलिस्टिक मॉडल लॉन्च कर दिया गया। कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है चतुर लोगों का मॉडल है और हर बार आपको ललचाता है चीज़ों को देख के, और आपको दिखाया गया कि यहाँ तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है। हर आदमी को जैसे वो ऐसा दिखाया आपको कि अब तो ऐसा देश हम बनाने जा रहे हैं कि हर आदमी को आगे जाने का बराबर का मॉडल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेस की लाइन जहाँ से आप खींच रहे हैं, क्या हर आदमी एक ही लाइन पर खड़ा है? जब तक हर व्यक्ति एक ही लाइन पर खड़ा नहीं होगा, जैसे मान लिया जाए आपको 5 किलोमीटर की लाइन की रेस दौड़नी है, एक आदमी पहले से ही 4.5 किलोमीटर पर बैठा है, एक 4.9 किलोमीटर पर बैठा है, एक 3 किलोमीटर पर बैठा है, एक 2 किलोमीटर, एक 0.5 किलोमीटर, एक 0 लाइन पर बैठा है, और इसको कहें कि हमने दौड़ने का बराबर अवसर दिया कि इस जो एक 5 किलोमीटर रस्सी रखी हुई है उसको छू लीजिए। दौड़ने का तो आपने वास्तव में सबको मौका दिया, लेकिन क्या वो छू पाएगा? इसलिए नहीं छू पाएगा क्योंकि वो जो बेस लाइन जहाँ से वो शुरू कर रहा है वो उससे कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस गैर बराबरी के मॉडल को ख़त्म करने के लिए थ्योरी ऑफ रिजर्वेशन था कि जिनको कि ऐतिहासिक तौर पर पीछे रखा गया समाज को, जिस समाज में लोगों को पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, दुनिया के ज़्यादातर विद्वानों का भी यही मानना है कि शिक्षा एक अकेली ऐसी हथियार है जिससे बड़ा कोई भी इन्वेंशन नहीं है। जो भी इन्वेंशन दुनिया में है, चाहे आप न्यूक्लियर बम बनाए हो इतने शक्तिशाली, वो भी आपकी शिक्षा का ही प्रतिफल है। और जब इतने महत्वपूर्ण हथियार आपसे छीन लिए जाएं, तो आप सिवा गुलाम के और कुछ नहीं हो सकते। तो आपको हज़ारों सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। कहने को आज़ादी 1947 में मिली, तो जो बहुसंख्यक वर्ग था जिनको कि अपने अधिकार मिलने चाहिए थे, संवैधानिक हक तो जरूर दिए गए, लेकिन संविधान को चलाने वाले जो थे, यानी लोकतंत्र के 3 स्तंभ, और चौथा जो बाद में और मजबूत हो गया, जिसको 4th स्टेट कहते हैं, या मैं तो उसको फर्स्ट स्टेट कहता हूँ, वो है मीडिया। पॉलिसी मेकिंग में इनका जितना रोल है, क्योंकि समाज जो है उसमें जो दो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक वो आपकी जो तकलीफ़ है वो सरकार तो आके जानेगी नहीं, और मीडिया एक माध्यम है जो सरकार और समाज दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। और ब्रिज में अगर यातायात यूनिडायरेक्शनल हो जाए, यानी एक ही तरफ से लोग जाए और दूसरे तरफ से आए नहीं, तो फिर एक तरफ के लोग तो जा पाएंगे लेकिन दूसरी तरफ तो पार कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ के लोग जो हैं, जिनको सुनना चाहिए, जिसकी प्रॉब्लम थी, जिसके हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए थी, और जिसके कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ तक बात नहीं पहुँचती है। तो सरकार की चीज़ें वो सही हो या गलत, वो तो समाज तक पहुँचा दी जाती है और आपके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है। लेकिन समाज की जो आवश्यकताएं हैं, वो मुद्दे गौन कर दिए जाते हैं, और वो समाज
को सरकार तक समाज की बातें नहीं पहुंचाई जाती, वो मुद्दा ही नहीं बनता। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये लोगों को कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म नहीं करने देता, यानी कि आपका ब्रेन जो है वो हाईजैक कर लिया गया। आज जो कहते हैं कि एक नेता के प्रति लोग पागल हैं, पागल इसलिए हैं कि क्योंकि हम एक संगठित तौर पर समाज को इस रूप से विकसित कर रहे हैं कि उनको एक तरह की नफ़रत की विचारधारा उनके दिमाग में मीडियाज़ के द्वारा फैलाई जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो उस पर कंट्रोल करके, या फिर जो कन्वेंशनल मीडिया है उस पर कंट्रोल करके। और इस तरफ से ये वेल इन्फॉर्म्ड माइंड ना होकर आज का जो समाज है वो इल इन्फॉर्म्ड है, या आधा सत्य जो झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक है, उस तरह से एक खतरनाक समाज का आप निर्माण कर रहे हैं। आप एक्सेप्शंस को रूल की तरह दिखाते हैं। अगर एक किसी उच्च वर्ग के साथ अन्याय हो जाए तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के 1000 गुना दिखाते हैं, और लाखों जुर्म अगर निम्न वर्ग के ऊपर हो जाए तो उसको आप दिखाते ही नहीं, जैसे अन्याय। और उसी तरह अगर आप देखें कि जो ये गैर बराबरी, मैंने कहा आपको कि गैर बराबरी इस तरह से समाज के अंदर फैला, जो रिवर्स हो गई रही थी, वो भी जब ये सरकार बनी, वो सब जो 90 के दशक के आंदोलन चले, उसका प्रतिफल क्या हुआ? जो भारत अंग्रेज़ जैसा गुलाम बनाए थे भारत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर, ठीक उसी तरह के कैपिटलिस्टिक मॉडल को हमारी जो हमारे समाज के जो उच्च वर्ग हैं उन्होंने तैयार किया। और वो उच्च वर्ग जो है एक सिस्टमेटिक कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ आपका जो लॉ, रूल एंड रेगुलेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर काम करने लगा। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो 2014 में जिसकी कुल संपत्ति 10 से 12 हज़ार करोड़ हुआ करती थी, वो 2019 तक भी उनकी संपदा बहुत ज़्यादा नहीं थी। मात्र पिछले 3 साल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लगभग दूसरे सबसे अमीर। हो सकता है कि पहले भी बन जाए जिस गति से। इस देश में हर चीज़ जो गवर्नमेंट यानी आम जनता की थी, सरकार मतलब आम जनता, जो आम जनता की प्रॉपर्टी थी उसको बेच लिया गया, और बेचा गया खास एक आदमी को। और ऐसा जो है जो कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियन, उसके नेक्सस के द्वारा हुआ। इसी तरह आप देखें कि किस तरह से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कि ये कैपिटलिस्ट कैसे कैसे प्ले कर रहे हैं। आप उन्होंने नियम बनाए कि अब जो है आपको डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन, एक्चुअली करप्शन जो है वो पॉलिटिकल डोनेशन से स्टार्ट होता है किसी भी देश के अंदर। सोशल डिसइंटीग्रेशन पॉलिटिकल करप्शन से स्टार्ट होता है। और वहाँ पर पॉलिटिकल करप्शन में क्या हो रहा है कि कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस है। वहाँ आपने बॉन्ड लिखा कि कोई भी आदमी जो है अब बैंक से बॉन्ड खरीद के ही डोनेशन दे पाएंगे, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो देने वाला डोनेशन कौन है ये किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों भाई? ये तो खुलेआम करप्शन है। जहाँ भी आपने कोई चीज़ छुपाया, इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। आपकी पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार पैदा करने की मशीनरी है ये। तो उसी बहाने से कैपिटलिस्ट पैसे दे के सरकार बनाती है, और सरकार बनने के बाद कैपिटलिस्ट को मजबूत करती है, और फिर यही विश्व सर्किल चल रहा है। एक दूसरे को मजबूत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आम जनता का शोषण हो रहा है। और इस देश में वर्टिकल सोसाइटी तैयार हो रही है। आप देखिए, एक साल में, मतलब अगर आज़ादी के बाद से जितने कैपिटलिस्ट मतलब 70 सालों में नहीं बने, 5-7 सालों में उससे ज़्यादा कैपिटलिस्ट बनकर तैयार हो गए।
और कैपिटलिस्ट क्या है? कुछ आदमी के पास सारा धन, ज़्यादातर आदमी के पास बहुत ही कम धन। अब ये सरकार क्यों अस्थायी नहीं है और ऐसी सरकारें क्यों समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? क्योंकि समाज में जब भी कोई चीज़ क्या है कि आपका जो पावर है, मतलब जैसे कि आप कहें कि जनता, जैसे लोकतंत्र का मतलब है कि जनता उसमें सर्वोपरि होना चाहिए। जनता सर्वोपरि तभी हो सकता है जबकि पैसे जो हैं प्राइवेट ओनरशिप में ना हो, यानी कि शक्ति के स्रोत सरकार के पास तो हों, लेकिन आम व्यक्तियों के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा अनइवन ना हो। एक रीज़नेबल लेवल तक तो वेरिएबिलिटी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा असमानता नहीं होना चाहिए। यानी कि आज जैसे मान लिया जाए कि अडानी साहब या अंबानी साहब के पास कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ रुपए हैं, जो सरकार पहले आखिर मतलब भाई ये पैसा लेकर आज अगर दो पूंजीपति इस देश से चले गए, इस देश में क्या होगा? और जब पैसा होगा तो पैसा में इनहेरेंट पावर होता है और वो सरकार को डिस्टेबलाइज और स्टेबलाइज करेगी। तो लोकतंत्र बचा कहाँ पर? और आज जो इतना टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स, क्यों ये टैक्स हो रहा है? देखिए, आप समाज में घूमेंगे तो दो तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक वो जो मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, खाते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, जिसको आप क्रिमिनल्स कहते हैं। वो क्या कहता है? भाई एक खोखा पहुंचा देना, दो पहुंचा देना, तुम ये पहुंचा देना, तुम ये पहुंचा देना। यानी क्या है? ये गुंडागर्दी है। सरकार भी इसी तरह से दो तरीके से काम करती है। एक वो जो अपने लिए मेहनत मजदूरी करती है, खुद के रेवेन्यू जनरेट करती है और उस रेवेन्यू से राष्ट्र को चलाती है, और ये है सोशलिस्टिक मॉडल, जहाँ की ओनरशिप जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा सरकार का होता है, यानी पब्लिक की होती है। और दूसरा है कैपिटलिस्टिक मॉडल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये दूसरा जो मॉडल है वो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, जहाँ पर कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कुछ लोगों का कब्जा है। अब सरकार रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेगा? काम तो कर नहीं रही है वो, तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, जिसको टैक्स कहते हैं, यानी गुंडागर्दी टैक्स आप इसको कह सकते हैं। कभी आपके बिजली पे टैक्स लगा देंगे, तो कभी पानी पे टैक्स लगा देंगे, तो कभी सांस लेने पे टैक्स लगा देंगे, तो कभी चलने फिरने पे टैक्स लगा देंगे, कभी टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देंगे, क्योंकि सरकार को खुद के पास चलाने का कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए आज की हमारी सरकार जिस पॉलिसी पर चल रही है, उनके पास टैक्स लगाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी संसाधन थे धीरे धीरे उनको एक दो अपने पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया।